हेलो टेंथीज, ये सीबीएसई की तरफ से आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस रिसेंटली अभी सीबीएसई ने लॉन्च किए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए मैं बहुत जल्दबाजी में आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, सो आप इसको बहुत अच्छे से सैम्पल पेपर को प्लीज़ मिस मत कीजिए, क्योंकि ये बोर्ड की तरफ से लास्ट सैम्पल पेपर है और उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपको बोर्ड में मिल सकते हैं, राइट। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर टर्म 1 एग्ज़ाम, स्पेशली फॉर एसएसटी। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है, दैट इज विच सेट ऑफ सिंबल्स ऑफ नेशनलिज्म ऑफ यूरोप एंड देयर सिग्निफिकेंस इज इनकरेक्टली पेयर्ड। देखिए इसको कैसे लर्न करेंगे, आपको सिंबल्स दिए हुए हैं आपकी हिस्ट्री की बुक में। ठीक है, अब इसमें देखिए पी पे आपको दिया है PQRS दिया है, इसमें ऑप्शंस जो है नीचे देखिए ABCD, तो पूरा नहीं लिख के इन्होंने क्या करा है, उसको PQRS कर दिया ऑप्शंस को, राइट। अब देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, इनकरेक्टली पेयर्ड, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि इनकरेक्ट पेयर्ड लिखा हुआ है इसमें, तो इनकरेक्ट जो पेयर है वो आपको फाइंड आउट करना है, ना कि करेक्ट पेयर। ठीक है, अब देखिए इसमें लिबर्टी, पी पे देखिए लिबर्टी, रेड कैप एंड ब्रोकन चेन्स। लिबर्टी मतलब क्या होता है, फ्रीडम। ठीक है, ब्रोकन चेन्स मतलब चेन टूट चुकी है, इसका मतलब हम फ्री हो चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे आप लर्न करेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो पेयर है दिस इज द राइट पेयर, ठीक है, करेक्ट पेयर। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए क्यू, जस्टिस। सो जस्टिस, ब्लाइंड फोल्डेड वुमन कैरिंग अ पेयर ऑफ वेइंग स्केल्स। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है, वेइंग स्केल्स हम देखते हैं जस्टिस। ठीक है, आप जैसे आपने देखा होगा आपकी अदालत जो आता है उसमें भी आप देखते हैं जस्टिस वेइंग स्केल्स लेके। ठीक है, तो ये पेयर भी करेक्ट है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। अब देखिए ऑप्शन आर, दैट इज हीरोइज्म। हीरोइज्म में क्या दिया है, द ट्राई कलर नहीं, लेकिन ये ऑप्शन जो है दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट है, बिकॉज हीरोइज्म का क्या आएगा, क्राउन ऑफ ओक लीव्स। ठीक है, हीरोइज्म स्टैंड्स फॉर ब्रेवरी। ठीक है, सो आपका जो आंसर हुआ वो क्या हुआ, ऑप्शन सी, राइट। और नेक्स्ट देखिए स्वॉर्ड। स्वॉर्ड किसके काम में आती है, फाइटिंग करने के काम में आती है, तो रेडीनेस टू फाइट ये भी करेक्टली मैच्ड है, करेक्ट पेयर है। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी दैट इज आर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन, मोस्ट कंजर्वेटिव regimes set up in 1815 imposed censorship laws. Which of the following did they want to control through such laws? P देखिए, what was written about them? Q, the increasing demand for modernizing the army. R, the spread of ideas of liberty, freedom reflected in the newspapers. And S, the spread of idea that modernization could strengthen traditional institutions. ठीक है, अब इसमें एक ऑप्शन से ज़्यादा हमको ऑप्शन नीचे दिए गए हैं सॉल्यूशन में, मीन्स हमको जो भी आंसर मार्क करना है उसमें 2 वो होने चाहिए। सबसे पहले हम समझते हैं सेंसरशिप क्या होता है। सेंसरशिप में क्या होता है कि कोई भी बिना परमिशन के न्यूज़पेपर में या वैसे भी जो हम देखते हैं टीवी में जो न्यूज़ आती है वहाँ पे वो न्यूज़ नहीं दे सकते हैं विदाउट परमिशन। ठीक है, तो हमको पता चल गया कि ये जो सेंसरशिप है ये किससे रिलेशन रखता है, ये रखता है न्यूज़पेपर से, राइट। तो देखिए न्यूज़पेपर वाला ऑप्शन कहाँ पे आ रहा है, एक तो आर में आ रहा है और एक लिखा हुआ है व्हाट वाज रिटन अबाउट देम। ठीक है, अब मोनार्की में क्या होगा, जो किंग होगा वो यही चाहेगा कि उसके खिलाफ कोई भी न्यूज़पेपर में नहीं लिखे। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो सेंसरशिप लगा देते थे। ठीक है, तो व्हाट वाज रिटन अबाउट देम, ठीक है, तो न्यूज़पेपर में क्या करेंगे, लिखेंगे ही ना, तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो गया और नीचे वाला देखिए ऑप्शन आर भी करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर बी, मीन्स ऑप्शन बी इज द आंसर, राइट। पी और आर जो ऑप्शन है वो दोनों करेक्ट हैं रिगार्डिंग क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन फ्रांस नीड्स मेटरनिच वंस रिमार्क the rest of the Europe catches cold. What did Duke Metternich mean by this statement? अब देखिए इसको क्वेश्चन को घुमा फिरा के दे दिया, यहाँ पे ड्यूक मैटरनिच बता दिया है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया है, दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय द ड्यूक मैटरनिच, राइट। अब हम इसमें ये बोल रहे हैं, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है आपसे कि ये स्टेटमेंट क्यों दिया, मतलब ये क्या मीनिंग रखता है, राइट। अब अगर हम वैसे देखें, यानी कि फ्रांस स्नेजेस, जब फ्रांस ठीकता है तो बाकी सारे यूरोप में कोल्ड फैल जाता है। ठीक है,
तो हम ये बोलेंगे सबसे पहले जो रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था वो कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, फ्रांस में स्टार्ट हुआ था, दैट इज फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो इसका मतलब यही है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन को देख के बाकी जो कंट्रीज थी, यूरोपियन कंट्रीज, तो वहाँ पे भी नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो यानी कि एक जगह क्रांति होगी तो बाकी सारी जगहों पे भी वो मूवमेंट चलेगा, राइट। तो अब इससे आपको समझ में आ रहा है, देखो ऑप्शन ए जो है ये इससे मैच नहीं खाता है स्टेटमेंट से, ऑप्शन बी जो है वो भी नहीं खाता है, ऑप्शन सी भी नहीं खाता है, लेकिन हाँ ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बिकॉज देखिए फ्रांस नेशनलिस्ट मूवमेंट इंस्पायर्ड अदर नेशंस। ठीक है, अब इसमें देखिए आपको चॉइस दी गई है, तो ये आपको पता चला कि थर्ड का जो है, अगर हम देखें फर्स्ट चॉइस जो दी हुई है हमारे पास में गिवन है हमको, तो उसका ऑप्शन जो है आंसर जो होगा वो दैट इज डी, फ्रांस नेशनलिस्ट मूवमेंट इंस्पायर्ड अदर नेशंस, राइट। नेक्स्ट देखिए, why was a custom union or Jolivarian formed by Prussia and most of the German states in 1834? ठीक है, अब देखिए जॉलिवेरियन क्या था, एक कस्टम यूनियन था, कब फॉर्म हुआ था, 1834 में फॉर्म हुआ था। तो ये आपके 2-3 क्वेश्चन तो यहीं आपके फॉर्म हो गए, राइट। और किसके इनिशिएटिव से हुआ था, ये प्रूशिया के इनिशिएटिव से हुआ था। ठीक है, अब ये क्यों वो किया गया था, ठीक है, क्यों फॉर्म किया गया था, तो देखिए टू अबॉलिश, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज टू अबॉलिश स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। जैसा कि आपने चैप्टर में पढ़ा है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उनको टैक्स देना पड़ता था, राइट। सो कस्टम यूनियन जो है जॉलिवेरियन इसीलिए फॉर्म किया गया ताकि जो भी स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस हैं किसके ऊपर, ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, उसको अबॉलिश, उसको रिमूव किया जाए। ठीक है, तो आप उसको कैसे ये लर्न करेंगे, रिस्ट्रिक्शन वाला जो भी आपको ऑप्शन दिखेगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ फीचर्स ऑफ इंडिया possesses the highest reserves of mineral and fossil fuels? तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप देखिए छोटा नागपुर प्लेट्यू से ही हमें और ऑप्शंस देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, हमें क्या पता चल रहा है, छोटा नागपुर प्लेट्यू में क्या है, सबसे ज्यादा मिनरल रिजर्व्स हैं, तो इसका ऑप्शन, इसका जो आंसर होगा दैट इज डी, छोटा नागपुर प्लेट्यू, राइट। अब देखिए इसमें पैसेज बेस्ड क्वेश्चन दिया है आपको, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो आपको पैसेज बहुत अच्छे से पढ़ना है बिकॉज पैसेज में ही आपको आंसर मिलेगा, राइट। सो देखिए झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स, अरुणाचल प्रदेश हैज अबंडेंट वाटर रिसोर्सेज बट lacks infrastructure development. Rajasthan is endowed with solar and wind energy but lacks water resources. The cold desert of Ladakh has a rich cultural heritage but it is deficient in water infrastructure. So, which of the following best describe the passage? क्या डिस्क्राइब कर रहा है बेस्ट इसको, पैसेज को, बेस्ट ऑप्शन कौन सा है इसके अंदर से? ठीक है, तो हमें विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द पैसेज। ठीक है, इसमें आप देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, जैसा कि हम देख सकते हैं कि फर्स्ट आप देखिए, ऑल रीजन्स इन इंडिया आर इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट टू यूटिलाइज रिसोर्सेज। बी ऑप्शन देखिए, ओनली राजस्थान हैज द स्कोप टू यूटिलाइज रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये तो आएगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि हम ऊपर जैसे पैराग्राफ में देख रहे हैं वैसा राजस्थान इज एंडोव विद सोलर एंड विंड एनर्जी बट लेक्स वाटर रिसोर्सेज, तो सारे रिसोर्सेज तो यहाँ पे नहीं है। रिसोर्स डाइवर्सिटी, इंडिया हैज एनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द पैसेज। ठीक है, ये बेस्ट मैच कर रहा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, there are two statements given below marked as assertion A and reason R. Read the statements and choose the correct option. ठीक है, असर्शन और रीजन वाले आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करके जाने हैं। ठीक है, इसमें भी आप बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं और ये बहुत इजी होते हैं, राइट। सो देखिए असर्शन क्या दिया हुआ है, रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ठीक है, रीजन क्या दिया हुआ है, रिसोर्स प्लानिंग हेल्प्स इन इफेक्टिव एंड जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि दोनों ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, मतलब असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, लेकिन जो रीजन है वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को। ठीक है, क्योंकि रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ये तो पता है कि रिसोर्स प्लानिंग बहुत इजी प्रोसेस नहीं है, सो दिस इज अगेन अ ट्रू स्टेटमेंट। और रीजन अगर हम देखें तो रिसोर्स प्लानिंग हेल्प्स इन इफेक्टिव एंड जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज, ये भी सही है कि रिसोर्स प्लानिंग करते हैं
तो उसको इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं, जुडिशियस यूज़ कर सकते हैं रिसोर्सेज का, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, बट दोनों का लिंक नहीं है, मीन्स बट आर जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ए को, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन देखिए, हु आर इनएलिजिबल। इनएलिजिबल वर्ड देखिएगा, आपको घुमा फिरा के दे रहे हैं क्वेश्चन इसमें, हु आर इनएलिजिबल टू वोट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इन इंडिया। कौन नहीं दे सकते हैं, ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्योंकि हम प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए ऊपर असेंबली दिया हुआ है, नीचे राज्यसभा लोकसभा, ये तो आएगा, ये असेंबली आएगा, लेकिन काउंसिल नहीं आएगा, ठीक है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए जो मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के, वो वोट नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, everything would come to end if the legislative, executive and judicial powers of government were to be exercised by the same person or authority. Montesquieu, French jurist, ठीक है। everything would come to end, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ एंड हो जाएगा अगर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल जो पावर्स है वो सेम पर्सन एक्सरसाइज करे, यानी कि हम बोल सकते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी अलग अलग पर्सन इसको वो करते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, लेकिन अगर एक ही के हाथ में दे दी जाए तो क्या होगा। सो इस कोड को बेस्ट एक्सप्लेन क्या कर रहा है, ठीक है। सो आप देखिए इसमें ऑल वर्क इन अ कंट्री विल स्टॉप इन द एब्सेंस ऑफ पावर शेयरिंग, ये तो नहीं होगा क्योंकि एक पर्सन के हाथ में है तो काम तो चलेगा ही चलेगा, राइट। सो ये तो ऑप्शन हटा दीजिए। नेक्स्ट देखिए, सेपरेशन ऑफ पावर इज नीडेड टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, हाँ यही ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि अगर सेपरेट नहीं करेंगे पावर्स का तो पावर्स का क्या होगा, मिसयूज होगा, इसलिए हमारे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर दिया गया है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, आप बहुत अच्छे से इसको मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, पावर शेयरिंग कैन बी वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल। ये तो हमें पता ही है पावर शेयरिंग कैसे हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। पी दिया हुआ है एंड क्यू दिया हुआ है, ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज हैव रिजर्व सीट्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया, ठीक है। सो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर ट्रू। सो यहाँ पे हम देखें तो ओनली पी यहाँ पे सही है, क्योंकि सारे रिलीजियस कम्युनिटी के क्या सीट्स रिजर्व है क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भी पोस्ट निकलती क्या वहाँ पे उनका सीट रिजर्व रहता है, नहीं रहता है सारी रिलीजियस कम्युनिटीज़ का। सो जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या आएगा, ऑप्शन ए, ओनली पी जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है, वो बेस्ट सूटेबल आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 10th क्वेश्चन देखिए, given below is the income distribution of two fictional countries each with a population of 5 persons, ठीक है। ये जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है दो फिक्शनल कंट्रीज का, जो जिसकी पॉपुलेशन जो है वो क्या है 5 persons, which of them would have a wide gap between the rich and poor। अब कौन सी कंट्री, यानी कि पी और क्यू जो कंट्री है उसका आपको डेटा दिया गया है, पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3 एंड पर्सन 4, ठीक है। सो इसमें पूछा क्या जा रहा है आपसे कि जो इनकम दी गई है इसमें ईच विद अ पॉपुलेशन ऑफ 5 persons, ठीक है। सो किस में मतलब ज़्यादा गैप है, वाइड गैप है, बहुत ज़्यादा गैप है बिटवीन द रिच एंड द पुअर, ठीक है। तो अब आप इसमें देखिए कंपैरिजन कर सकते हैं। देखो कंट्री पी का अगर हम देखें तो 9,500 है पर पर्सन का, और क्यू का अगर आप देखते हैं दैट इज 500 ओनली, ठीक है। तो कितना ज़्यादा गैप हो गया। बाकी में आप देखेंगे 10,500 फिर 600, अगर हम पर्सन टू पर्सन भी करें, पी से क्यू को भी कंपैरिजन करें, ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि देखिए 10,500 पर्सन 2 का, फिर 9,800, फिर 10,000 पर्सन 4 का, ठीक है। लेकिन क्यू का आप देखेंगे तो 500 पर्सन 1, पर्सन 2 का 600, ठीक है, पर्सन 3 का 700 एंड पर्सन 4 का 800, ठीक है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा इसका, ऑप्शन ए, दैट इज कंट्री पी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक गुड।
इलेक्ट्रिसिटी, स्टेशनरी, एजुकेशन और हेल्थ केयर। सो करेक्ट ऑप्शन है पब्लिक गुड क्या नहीं है, पब्लिक के लिए इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, एजुकेशन अवेलेबल है, हेल्थ केयर है, लेकिन स्टेशनरी नहीं है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, राइट। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP। सो द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इज एडेड इन सेकेंडरी टर्शरी फॉर 1 ईयर। ठीक है, ये भी नहीं होगा क्योंकि सिर्फ सेकेंडरी और टर्शरी दिया है। फिर देखिए सेकेंड, द वैल्यू ऑफ एवरी गुड एंड सर्विसेज एडेड अप फॉर ऑल द 3 सेक्टर्स फॉर 1 ईयर। ठीक है, सो ये भी नहीं होगा। लेकिन हाँ देखिए थर्ड वाला, द वैल्यू ऑफ एवरी गुड दिया हुआ है बी में, लेकिन फाइनल वाला हम इसमें ऐड करते हैं, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इज एडेड अप फॉर ऑल द 3 सेक्टर्स फॉर 1 ईयर। ये दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following is an example of the dependency of the primary sector on the tertiary sector। देखिए इसमें ऑप्शंस, weavers made money because the shops did not want to sell handloom products। ठीक है, बी देखिए the bank employees could not reach on time due to transportation strike। ठीक है, थर्ड देखिए dairy and poultry producers suffered a loss when the shops went on strike, and farmers suffered a loss when there was not enough water to grow cotton। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल पूछ रहे हैं डिपेंडेंसी ऑफ प्राइमरी सेक्टर ऑन द टर्शरी सेक्टर। ठीक है, सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी। ठीक है, क्योंकि जब भी स्ट्राइक होती है, जब भी शॉप बंद हो जाती है, तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो किसको होता है, जो डेयरी और पोल्ट्री प्रोड्यूसर्स हैं उनको होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, राइट। नेक्स्ट देखिए, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। ऑब्जर्व द ग्राफ गिवन बिलो, GDP बाय प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। सो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द ग्राफ। ठीक है, अब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी देखिए, प्राइमरी नीचे वाला जो ब्लैक वाला है वो है, फिर थोड़ा सा ग्रेश जो है डार्क ग्रेश सेकेंडरी, एंड रेस्ट ऑफ द टर्शरी। सो द प्रोडक्शन इन ऑल द 3 सेक्टर्स हैज डिक्रीज, एंड इट हैज डिक्रीज द मोस्ट इन द प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, द प्रोडक्शन इन ऑल द 3 सेक्टर्स हैज इंक्रीज एंड इट हैज इंक्रीज द मोस्ट इन द प्राइमरी सेक्टर। ऑप्शन सी, द प्रोडक्शन इन ऑल द 3 सेक्टर्स हैज इंक्रीज एंड इट हैज इंक्रीज द मोस्ट इन द टर्शरी सेक्टर। येस, दिस इज द करेक्ट आंसर कि प्रोडक्शन तो तीनों ही सेक्टर में इंक्रीज हो रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा किस में हुआ है, टर्शरी सेक्टर में हुआ है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको 1973-74 का दिया हुआ है डेटा और 13-14 का दिया हुआ है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देखिए प्रोडक्शन तो सब में ही इंक्रीज हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ हुई है वो हुई है टर्शरी सेक्टर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस 15 to 19 बेस्ड ऑन इट। Nationalism aligned and with imperialism led Europe to disaster in 1914, but meanwhile many countries in the world that has been colonized by the European powers in the 19th century began to oppose imperial domination. The anti-imperial movement that developed everywhere were nationalist in the sense that they are all a struggle to form the independent nation states and were inspired by a sense of collective national unity. Forged in confrontation with imperialism, European ideas of nationalism were nowhere replicated, for people everywhere developed their own specific variety of nationalism. But the idea that societies should be organized into nation states came to be accepted as natural and universal. ठीक है, सो क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाइंस विद द रोमांटिक आइडिया ऑफ क्रिएटिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स अमंग द पीपल। ठीक है, सो बताइए इसका आंसर क्या होगा, पॉपुलराइजिंग लोकल फोक टेल्स, सॉन्ग्स एंड प्लेस, यही होगा। ठीक है, रोमांटिसिज्म मतलब क्या है, पढ़ा है ना आपको, इसमें दिया गया है आपके बुक के अंदर, कल्चरल वाला आपको याद आया। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा पॉपुलराइजिंग द लोकल फोक टेल्स, सॉन्ग्स एंड प्लेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैसेज बेस्ड है ये भी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट 20th century यूरोपियन कंट्रीज इज डेफिनेटली ट्रू। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं होगा ये।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन, दे वर एक्टिवली वर्किंग फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ये भी नहीं होगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी नहीं होगा, लेकिन दे वर फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सो 16 का क्या आएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, डेफिनेटली ट्रू है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो लोग क्या कर रहे थे, एक दूसरे के अगेंस्ट ही लड़ रहे थे। नेक्स्ट देखिए, व्हाई डिड द एंटी इंपीरियल मूवमेंट्स एमर्ज, क्यों एमर्ज हुआ था एंटी इंपीरियल मूवमेंट? टू अपोज कॉलोनाइजेशन। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन ए 17 का। नेक्स्ट देखिए, व्हाट लेड टू द कोलैप्स ऑफ यूरोप इन 1914, सो इसका ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? कोलैप्स ऑफ यूरोप इन 1914, द इंटरनल स्ट्रगल अमंग्स द नेशन टू एक्सपैंड देयर टेरिटरी, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ठीक है, देन देखिए 19 में दिया हुआ है, ऑब्जर्व द मैप गिवन बिलो which was used during the 19th century to display the power of Britain. ठीक है, अब which of the following is the map most likely about? मेनली आपको मैप में क्या नजर आ रहा है? ठीक है, इसको देखिए, सेलिब्रेटिंग द ब्रिटिश रूल ओवर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये तो हमें पता ही चल रहा है, सारे ब्रिटिशर्स हैं, इनका जो रूल है, ये रूल कर रहे थे और उसको क्या कर रहे हैं? सेलिब्रेट कर रहे हैं अमंग द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, सो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा इसका? ऑप्शन सी, बिकॉज देखिए दूसरा तो कोई मैच ही नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये भी पैसेज बेस्ड है अगेन, पॉलिटिकल लेजिटिमेसी अराइजिंग फ्रॉम एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन ग्रास रूट्स गवर्नेंस इज रिगार्डेड एज अ लिटमस टेस्ट फॉर डेमोक्रेसी। ऑन April 24, 1993, India took a decisive step in meeting that objective. The Panchayati Raj Act conferred constitutional status on Panchayati Raj institution, that is PRIs, and through there were a long debates on local level democracy in the Constituent Assembly and its first 42 years. ठीक है, ये आप पूरा पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बेस अपन क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा, आपको पूरा पेपर करना है। वाई इज द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल इन ग्रास रूट्स गवर्नेंस रिगार्डेड एज अ डिसिसिव टेस्ट फॉर डेमोक्रेसी सच एज इंडिया? क्यों है भाई ऐसा? बिकॉज देखिए इसका आंसर ए वाला ही करेक्ट है, बिकॉज देखिए इट हेल्प्स इन द मोबिलाइजेशन ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू द कंट्रीज स्मॉलेस्ट पॉलिटिकल यूनिट इन डिसीजन मेकिंग, क्योंकि फेडरलिज्म है हमारे यहाँ पे। ठीक है, और पंचायती राज 1992 में वो होने से, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आने से क्या हुआ है? ग्रास रूट लेवल तक डेमोक्रेसी डेवलप हुई है और सबको डिसीजन लेने का राइट है, मतलब सबको डिसीजन में शामिल किया जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, हाउ डिड द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस गेट पॉलिटिकल लेजिटिमेसी? सो इसका ऑप्शन क्या है, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बाय गेटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है तभी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी हुआ है। पंचायती राज कैसे वो आया है, मतलब कैसे हम रूल्स फॉलो कर रहे हैं? ठीक है, क्योंकि इसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द बेस्ट डिस्क्राइब डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया? क्या बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है? डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? व्हेन पावर्स आर मूविंग फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल, व्हेन पावर्स आर टेकन फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, सो इसका ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन आएगा सी, इट मेक्स अ पंचायत मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स। इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, टेकिंग पावर्स फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। यही होता है डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब। नेक्स्ट है कि 23 क्वेश्चन, द पंचायत हैज टू फेस अ बायनुअल और एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू कंडक्टेड बाय द ग्राम सभा। ठीक है, ग्राम सभा क्या होता है? एडल्ट मेंबर्स जो भी होते हैं उनको वो फॉर्म करते हैं ग्राम सभा, जो भी विलेज के अंदर जो भी अडल्ट मेंबर्स होते हैं, दे आर फॉर्मिंग द ग्राम सभा। ठीक है, हाउ इज दिस इज अ रिव्यू अ गुड एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस? कैसे बताएंगे आप? सो ये भी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, सो इसमें भी वही आएगा, इट मेक्स द पंचायत मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एक्शन। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो पंचायत हैं अपने जो एक्शंस हैं, जो उन्होंने एक्शंस लिए हैं उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 क्वेश्चन, 24th क्वेश्चन, द मैसेज ऑफ दिस कॉमिक कैन बी बेस्ट समराइज एज डैश। नीचे देखिए इक्वालिटी एंड इक्विटी। ठीक है, तो इक्वालिटी में तो देखिए आपको दिख ही रहा है, इक्विटी में भी आपको दिख ही रहा है, मीन्स कैसे तो इस पिक्चर से हमें क्या पता चल रहा है? ठीक है, ये कॉमिक आपको क्या बैच डिस्क्राइब कर रहा है? ठीक है,
ए देखिए वी शुड टेक द फ्रॉम द रिच एंड गिव टू द पुअर। बी देखिए रिसोर्सेज मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग्स ऑल। सी देखिए प्रोवाइडिंग इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ऑल इज ऑलवेज अ गुड थिंग। एंड दी ऑप्शन इज दोज हु आर द मोस्ट डिसएडवांटेज शुड आइडियली गेट द मोस्ट हेल्प। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपके हिसाब से? सो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, दोज हु आर द मोस्ट डिसएडवांटेज शुड आइडियली गेट द मोस्ट हेल्प, जैसा कि आपको इक्विटी वाले पिक्चर में नजर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पैसेज गिवन है आपको लेबर के ऊपर। ठीक है, और नीचे आपको पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, सो देखिए इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर लाइकली टू बी फाउंड इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? जिसमें गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता है, प्राइवेट सेक्टर्स का ही रोल होता है। ठीक है, सो देखिए पेंशन फॉर द रिटायर्ड वर्कर्स, ये होता नहीं है। ठीक है, फिर आप देखिए लॉन्गर कम्यूट टू वर्क। फिर आप देखिए फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स ऑन अनपेड लीव्स। ठीक है, सो क्या होगा इसमें? मोर लाइकली टू बी फाउंड इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या मिलता है? अनपेड लीव। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड अनरेगुलेटेड सेक्टर, दिस मीन्स दैट द एम्प्लॉयर्स डैश। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छे से देखेंगे। द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज कॉल्ड अनरेगुलेटेड सेक्टर, इसका मतलब क्या है? जो एम्प्लॉयर्स हैं वो क्या करते हैं? आर नॉट बाउंड बाय द गवर्नमेंट लॉज दैट प्रोटेक्ट वर्कर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सो क्वेश्चन आपका 26 कंप्लीट हो गया है। 27 देखिए, according to this study, the country is currently in a phase of informalization of the formal sector. How can this happen? ठीक है, so देखिए ऑप्शंस आर फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स आर बॉयकॉटिंग ऑल द बेनिफिट्स प्रोवाइडेड टू देम, लेकिन ये तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट नहीं है। आप देखिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, द कंट्री हैज सीन अ फॉल इन द फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट सिस्टम। ठीक है, देखिए इसमें लिखा हुआ भी है यहाँ पे, देखिए इस पैराग्राफ में, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ फॉर्मल सेक्टर वेयर द इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर हैज बीन इनफॉर्मल इन नेचर एंड देयर हैज बीन अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन द फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट इन अ कंट्री। तो पूरा जो आपको आंसर है वो पैसेज से ही मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको पैसेज को अच्छे से गो थ्रू कीजिए, तो आपको ये सारे आंसर्स इसमें आप फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट देखिए 28 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्शियरी सेक्टर इन आवर कंट्री। ठीक है, टर्शियरी सेक्टर मीन सर्विस सेक्टर, राइट। तो सर्विस सेक्टर जो है उसका इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ता जा रहा है हमारी कंट्री में? ठीक है, सो ग्रेटर डिमांड फॉर सर्विसेज, यस सर्विसेज की ज़्यादा डिमांड है, इसलिए तो सर्विस सेक्टर क्या हो रहा है? ग्रो हो रहा है, राइट। 29 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड लाइकली टू बी अ पार्ट ऑफ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, स्ट्रीट वेंडर। देखिए हॉस्पिटल नर्स होगा नहीं, फैक्ट्री वर्कर होगा नहीं, ट्रैफिक पुलिस में नहीं होगा, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का कौन सा पार्ट हो गया? स्ट्रीट वेंडर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, ऑब्जर्व द फ्लो चार्ट गिवन बिलो। ठीक है, फ्लो चार्ट दिया गया है आपको, फूड क्रॉप्स दिया है, सीरियल, फिर फर्दर उसका क्लासीफाई किया राइस, व्हीट, एंड यहाँ पे क्या आएगा? ज्वार, बाजरा और रागी। ठीक है, सो व्हाट विल कम इन द एम्प्टी बॉक्स में क्या आएगा? जल्दी से बताइए, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सो ज्वार, बाजरा और रागी क्या है? ये दीज आर द मिलेट्स। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज कॉमन बिटवीन प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या कॉमन होता है? ठीक है, प्रिमिटिव तो पता है ना आपको, ओल्ड टूल से और अपने सेल्फ सर्वाइवल के लिए वो लोग वो करते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर करते हैं। तो देखिए इसमें ऊपर देखिए मॉडर्न मशीनरी ये वाला आएगा नहीं, लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड ये भी नहीं आएगा, लार्ज अमाउंट ऑफ क्रेडिट ये भी नहीं आएगा, लेकिन दोनों ही इंटेंसिव अगर हम बात करें या फिर प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की बात करें, दोनों क्या है? लेबर इंटेंसिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिक्चर बेस्ड है। लुक एट द पिक्चर ऑफ माहिर हु प्रैक्टिस ऑर्गेनिक फार्मिंग फ्रॉम हिज रूफटॉप। ठीक है, रूफटॉप से वो क्या कर रहा है? ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है। कौन है? माहिर। सो व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू बी ट्रू अबाउट माहिर? He does not have enough money to buy crops from the market. He is practicing a type of farming that is environment friendly. ठीक है,
तो यही आएगा। ऐसा नहीं है कि उसके पास में पैसा नहीं है, वो क्रॉप नहीं खरीद सकता है, या फिर वो खाली खारिफ क्रॉप ही ग्रो कर रहा है अपने रूफ टॉप पे, या फिर वो फार्मर है बाय प्रोफेशन। डी ऑप्शन देखें। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज ही इज प्रैक्टिसिंग अ टाइप ऑफ फार्मिंग दैट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली। क्योंकि यहाँ पे किसकी बात हो रही है? ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात हो रही है, यानी कि विदाउट द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, Raghu was an Indian farmer during the 1950s. Which of the following institutional reforms would he have witnessed in the 1950s? देखिए, ऑप्शन ए, पैकेज टेक्नोलॉजी being used in agriculture, किसान क्रेडिट being launched, establishment of the Grameen banks and abolition of the जमींदारी system. So again आंसर क्या आएगा? abolition of जमींदारी system. ठीक है, ये इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म वो हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कमल यूजेस हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स टू इंक्रीज हिज व्हीट प्रोडक्शन। तो कमल जो है वो किस टाइप की जो फार्मिंग है वो प्रैक्टिस कर रहा है? इंटेंसिव सब्सिस्टेंस, प्रिमिटिव, ऑब्वियसली इसमें जो आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कमर्शियल फार्मिंग, क्योंकि ये मार्केट में सेल करने के लिए क्या कर रहा है? प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है, राइट। नेक्स्ट है कि 35 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स अबाउट द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century यूरोप। सो करेक्ट ऑप्शन देखो, देयर वर द पार्ट्स ऑफ यूरोप जहाँ पे एरिस्टोक्रेसी जो है वो स्टिल एंजॉयड पावर, फिर देयर वाज अ माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम द रूरल टू अर्बन एरियाज, फिर वुमेन स्टेप्ड आउटसाइड देयर होम्स टू वर्क, एंड डी ऑप्शन देखिए, द पॉपुलेशन डिक्रीज ऑल ओवर यूरोप। सो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए 36, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन एथनिक ग्रुप दैट इनहैबिटेड द ब्रिटिश आइलैंड्स इन द 16th century। सो देखिए, द इंग्लिश, द ब्रिटिश, द स्कॉट्स एंड द आयरिश। क्या आएगा आंसर इसका? जल्दी से गेस कीजिए। सो करेक्ट आंसर इज ब्रिटिश आइलैंड्स की बात की है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज द ब्रिटिश, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड नेपोलियन ब्रिंग रिवॉल्यूशनरी चेंज इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? ए देखिए, abolish all privileges based on birth. बी देखिए, secure the right to property for all French revolutionaries. सी देखिए, increased the age of people who could be absorbed into serfdom and made all men and women with property equal in the eyes of the law. So correct option is option A. क्योंकि नेपोलियनिक कोड आपने पढ़ा हो तो उसमें जो फर्स्ट पॉइंट है उसी में ये दिया हुआ है, abolish all privileges based on the birth. ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। 37 का जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। 38 क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ रिप्लेसिंग द फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड विद द न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789? देखिए, टू इवोक लॉयल्टी टुवर्ड्स द नेशन इंस्टेड ऑफ अ किंग, टू शो अदर कंट्रीज दैट द फ्रेंच फ्लैग वाज सुपीरियर टू देयर्स, एंड ऑप्शन सी टू सपोर्ट बिजनेसमैन हु हैड क्रिएटेड अ फ्लैग टू लीड द रेवोल्यूशन, एंड ऑप्शन डी टू प्रोवोक द पीपल टू वेज अ वॉर अगेंस्ट हॉलैंड एंड स्विट्जरलैंड इन 1790। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, टू इवोक लॉयल्टी टुवर्ड्स अ नेशन इंस्टेड ऑफ अ किंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली रीजन वाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस अ कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम इन 1980s 1990s? सो इसमें देखिए आपको दो ऑप्शन, मतलब दो चॉइस दी गई है, दो क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, 39 क्वेश्चन में। सो इसका ऑप्शन जो 39 का जो है फर्स्ट चॉइस जो दिया हुआ है आपको, उसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, बिकॉज टू हेल्प फार्मर्स अक्रॉस द कंट्री, ताकि फार्मर्स की हेल्प कर पाए गवर्नमेंट, और अर्लियर जो पॉलिसीज हैं उनको कॉन्सेंट्रेट कर पाए डेवलपमेंट इन अ फ्यू स्टेट्स जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है, और ऑप्शन जो सेकंड आपको चॉइस दी हुई है, विच ऑफ द फॉलोइंग माइट नॉट हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर, सो इसका जो ऑप्शन है वो दैट इज करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट ड्यूटीज ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। ठीक है, नॉट हेल्प लिखा है तो ये ऑप्शन सी आएगा, राइट। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू सम इकोनॉमिस्ट विच ऑफ दीज इज अ क्विक फिक्स फॉर फार्मर्स टू इंक्रीज देयर इनकम एंड रिड्यूस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज डाइवर्सिफाइंग देयर क्रॉपिंग पैटर्न अवे फ्रॉम द सीरियल्स। ठीक है, कुछ जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने क्या किया है, विच ऑफ दीज इज अ क्विक फिक्स, ठीक है, फार्मर्स, ताकि वो क्या कर सकते हैं, अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन रोक सकते हैं। तो वो क्या करें ऐसा, डाइवर्सिफाइंग देयर क्रॉपिंग पैटर्न अवे फ्रॉम द सीरियल्स। ठीक है,
So option A is the correct answer. Next है कि 41 which of the following statements is an example of overutilization of resources. So देखिए the degradation of quality of land, air and local water resources, and Q is the Malian tiger being classified as a critically endangered species. ठीक है, so इसका देखिए करेक्ट ऑप्शन आएगा both P and Q. दोनों ही स्टेटमेंट दिए गए हैं वो दोनों ही करेक्ट ऑप्शंस हैं. ठीक है, सो 41 का जो है करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी बोथ पी एंड क्यू. ये मैं आपको आंसर की भी बोर्ड के अकॉर्डिंग जो प्रोवाइड की गई है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको करवा रही हूँ. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. द रिसोर्सेज फाउंड इन द मलाय पेनिनसुला एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ अफ्रीका कैन बी क्लासिफाइड एज बायोटिक एंड एबायोटिक ऑन द बेसिस ऑफ डैश. ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या है बायोटिक और एबायोटिक का? मिनरल्स और एनर्जी वाले रिसोर्सेज में ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट है कि 43 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द बेल्जियन मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग. सो इसका क्या आएगा? टेरिटरी बेस्ड ऑन लैंग्वेज वर अबॉलिश्ड एंड पीपल वर एनकरेज टू लिव अमंग्स ईच अदर. खाली यही वाला मॉडल नहीं था, बाकी आप ऊपर के 3 पढ़ेंगे तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो एलिमेंट था बेल्जियन मॉडल का उसमें ये तीनों एलिमेंट्स आ रहे थे. राइट, लेकिन कौन सा एलिमेंट नहीं है? जो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. 44 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम. ठीक है, क्या करेक्ट है बताइए जल्दी से. ऑप्शन ए ही करेक्ट है. 59 जो पीपल थे वो कहाँ पे रह रहे थे? फ्लैमिश रीजन में. और क्या बोल रहे थे? दे स्पीक डच लैंग्वेज. क्योंकि 30%, 10% और 1% ये भी सब नीचे गलत दिया हुआ है. 1% जो बेल्जियंस से ठीक है वो क्या स्पीक करते? जर्मन्स. ठीक है, जर्मन, रशियन नहीं. नेक्स्ट है कि 45 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द थर्ड ईयर ऑफ डेमोक्रेसी इज फॉल्स. फॉल्स पूछ रहे हैं, कौन सा करेक्ट नहीं है. ठीक है, सो इसका करेक्ट ऑप्शन देखिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. द स्टेट गवर्नमेंट रिटेन्स द पावर ओवर रेवेन्यूज फॉर द लोकल बॉडीज. ठीक है, ये फॉल्स है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उसके पास में पावर है कि वो जो लोकल बॉडीज से रेवेन्यू आ रहा है उसको क्या कर ले? रिटेन कर ले. नेक्स्ट है कि 46 क्वेश्चन. द पार्लियामेंट कैन नॉट चेंज द शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑन इट्स ओन. एनी चेंज टू इट हैज टू बी पास बाय द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद एटलीस्ट 2/3 मेजॉरिटी. which feature of federalism does the above statement adhere to? तो इसका करेक्ट ऑप्शन देखिए ऑप्शन बी. चेंजेस इन द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. अकेले एक भी लेवल जो है वो कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं. राइट, नेक्स्ट है कि 47. ये आपको ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एक पैराग्राफ दिया गया है एंड फ्रॉम दिस वी कैन इन्फर दैट ऑस्ट्रेलिया किसका एग्जाम्पल है. तो अगर हम देखें तो इसके अंदर आप देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है आपको जो ऑप्शंस हैं वो कमिंग टुगेदर फेडरेशन का यहाँ पे आ जाएगा. ऑस्ट्रेलिया किस में आता है ये आपने पढ़ा है. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इज अ कमिंग टुगेदर फेडरेशन. ठीक है, ये आपको वैसे भी आता है तो आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. राइट, इंडिया आएगा होल्डिंग में. ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है ऑस्ट्रेलिया का पूछा है इसलिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी. विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनल डेवलपमेंट इज ट्रू. 48 क्वेश्चन देखिए. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स मे बी कॉन्फ्लिक्टिंग फॉर अ कंट्रीज डेवलपमेंट. बाकी देखिए कोई भी चीज़ मैच नहीं खा रही है. लिखा है इज ट्रू. ठीक है, तो बाकी जो है वो तीनों फॉल्स स्टेटमेंट है. नेक्स्ट देखिए 49 क्वेश्चन. What Jawaharlal Nehru thought as the temples of the independent India, that is dams, have already displaced 11 million Indians. ठीक है, so what is an example of? क्या है भैया ये एग्जाम्पल ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंटल गोल्स. ए आपने पढ़ा है ना, व्हाट मे बी द डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी द डेवलपमेंट फॉर द अदर एंड इट वो भी बोल सकते हैं हम कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकता है. ठीक है, सो नेक्स्ट देखिए 50 क्वेश्चन. सो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए 49 का. 50 का देखिए as of 2020 India is the 6th largest economy in the world but is ranked low in per capita income. So what can be the reason for this? ठीक है, अगर हम 2020 की बात करें तो इंडिया जो है 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन स्टिल हमारे इंडिया की जो इनकम है पर कैपिटा इनकम वो बहुत लो है. क्यों, क्या रीज़न है इसके पीछे? सो इसका ऑप्शन, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे. सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ हाई पॉवर्टी. नेक्स्ट है कि एब्सेंसेस इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक. ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चन दिया है आपको.
ठीक है, द रिसर्चर्स आर मोस्ट लाइकली रेफरिंग टू द फैक्टर्स दैट अफेक्ट, अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स आर टर्निंग देयर बैक्स ऑन द एजुकेशन दे आर प्रोवाइडेड, इट मीन्स दैट वी आर आस्क आवरसेल्व्स इज समथिंग हैपनिंग इन आवर स्कूल्स एंड क्लासरूम्स दैट डिस्ट्रैक्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम द एजुकेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, यहाँ पे किससे रिलेट कर रहे हैं, स्टूडेंट से, तो स्टूडेंट से रिलेशन में आपको क्या डालना है, नेट अटेंडेंस रेशियो। देखिए बाकी स्टूडेंट से कोई रिलेटेड है ही नहीं, ना एवरेज इनकम रिलेटेड है, ना पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रिलेटेड है, ना ही नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है कि स्टूडेंट से रिलेटेड क्या है, नेट अटेंडेंस रेशियो, और एब्सेंटिज्म का दिया हुआ है ऊपर, तो आपको पता चलना चाहिए नेट अटेंडेंस रेशियो का, आपको एक बार डेफिनेशन देखना चाहिए बुक में से, राइट। नेक्स्ट देखिए 52 क्वेश्चन, on the given map below the 4 territories which defeated Napoleon are marked as P, Q, R and S। देखिए P, Q, R and S आपको दिख रहा है, तो which one of them has been marked incorrectly, तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको क्वेश्चन में। तो देखिए Q and R, ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर। Q and R जो है, ठीक है, वो क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है, इनकरेक्ट मार्क किया गया है Q and R, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लुक एट द मैप गिवन बिलो शोइंग द लोकेशन ऑफ अ फ्यू रिवर डैम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। अब विच वन ऑफ देम हैज बीन मार्क्ड इनकरेक्टली, तो देखिए इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी, दैट इज एस, सरदार सरोवर जो डैम है, एस, यहाँ पे सरदार सरोवर डैम नहीं है, जहाँ पे एस पॉइंट दिया हुआ है, आपको डॉट दिया हुआ है एस के आगे, ठीक है। सो एक बार आप ये आंसर की भी देख लीजिए, ठीक है, आप चाहें तो इसका वो भी ले सकते हैं प्रिंट आउट, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दिस इज द आंसर की, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ यू लाइक माय कंटेंट देन प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू रिसीव मोर अपडेट्स एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड कोलीग्स, ताकि उनको भी हेल्प मिल पाए। और कल आपका बोर्ड एग्जाम है, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर टर्म 1 एग्जाम। एंड मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस जो सैम्पल पेपर ये बोर्ड ने जो दिया है, ये रिसेंट सैम्पल पेपर है, उसको आप ज़रूर गो थ्रू कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी इसको शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस मतलब ऐसा नहीं कि उनके लिए ये पेपर रह जाए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, मे बी इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, सो प्लीज़ गो थ्रू इट, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।